आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी चीज को डिकोड किया जाएगा जो हमारी जिंदगी के हर हिस्से में मौजूद है, प्लास्टिक। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि एक अदृश्य अणु से लेकर एक ठोस वस्तु तक का ये सफर आखिर तय कैसे होता है? बस इसी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री को आज हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक बुनियादी सा सवाल उठाते हैं। हमारे आसपास मौजूद इन अनगिनत सिंथेटिक चीजों की भौतिक सच्चाई आखिर है क्या? ये असल में किस चीज से बनी है? इस अणु की पूरी यात्रा को 4 अलग-अलग हिस्सों में देखा जाएगा। पहला, बुनियादी तत्व। दूसरा, चरण दर चरण प्रक्रिया। तीसरा, एक संक्षिप्त इतिहास। और चौथा, बायोप्लास्टिक्स और भविष्य। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बुनियादी तत्व, जहां सबसे पहले अणुओं के इस शब्दावली को समझा जाएगा। तब यहाँ मोतियों की माला वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। कल्पना कीजिए कि बहुत सारे छोटे छोटे अणु, जिन्हें मोनोमर कहते हैं, आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बना लेते हैं। ग्रीक भाषा में पॉली का मतलब होता है कई और मर का मतलब दोहराई जाने वाली इकाई। कार्बन और हाइड्रोजन की इन्हीं लंबी चेन्स को पॉलीमर कहा जाता है ना? काफी दिलचस्प। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। सारे प्लास्टिक पॉलीमर होते हैं, पर जरूरी नहीं कि सारे पॉलीमर प्लास्टिक हों। प्लास्टिसिटी ही वो खासियत है जो ये तय करती है कि क्या ये पॉलीमर फैक्ट्री के उस भयंकर दबाव और तापमान को झेल पाएंगे। अगर वे बिना टूटे हमेशा के लिए अपना आकार बदल लेते हैं तो समझ लीजिए उनमें प्लास्टिसिटी है। इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ लेने के बाद अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, चरण दर चरण प्रक्रिया, यानी कच्चे जीवाश्म ईंधन से लेकर तैयार माल तक का सफर। फैक्ट्री के फ्लोर पे चलने से पहले यह जानना बड़ा हैरान करने वाला है कि जमीन से निकाले गए तेल और गैस का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है। यूरोप के डेटा को ही देख लीजिए, यह आंकड़ा सिर्फ 5% के आसपास है। बाकी का 95% तो ट्रांसपोर्ट, बिजली और हीटिंग में ही खर्च हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंथेटिक प्लास्टिक बनाने के लिए हमेशा इन 4 भौतिक और रासायनिक चरणों से गुजरना ही पड़ता है: निष्कर्षण, रिफाइनिंग, पॉलीमराइजेशन और आखिर में कंपाउंडिंग। जमीन से कच्चे तेल के निष्कर्षण के बाद आती है रिफाइनिंग की बारी। यहाँ इस कच्चे तेल को एक विशाल डिस्टिलेशन टावर में डालकर उबाला जाता है। अलग अलग क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट की वजह से तेल अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है। इसी आंशिक डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से नेफ्ता जैसा हल्का यौगिक मिलता है, जो प्लास्टिक का सबसे मुख्य कच्चा माल है। अब इस नेफ्ता को स्टीम क्रैकर में भेजा जाता है, जहां इस पर आश्चर्यजनक रूप से 800 डिग्री सेल्सियस का भयंकर तापमान डाला जाता है। इतनी भीषण गर्मी इसके बड़े अणुओं को तोड़कर छोटे ओलेफिन और एरोमेटिक्स में बदल देती है। एक बार जब ये छोटे अणु अलग हो जाते हैं तो सॉलिड रेजिन बनाने के लिए इन्हें वापस जोड़ा जाता है। इसके 2 तरीके हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन में एक कैटलिस्ट के जरिए अणु बस एक के बाद एक जुड़ते चले जाते हैं। वहीं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में अणु जुड़ते तो हैं, पर साथ में पानी जैसा कोई बाई प्रोडक्ट भी बाहर निकालते हैं। रोजमर्रा के प्लास्टिक कंटेनरों पर मिलने वाले वो जाने पहचाने रिसाइकलिंग नंबर तो सबने देखे ही होंगे। ये टेबल उन्हीं नंबरों की असली रासायनिक पहचान बताती है। जैसे नंबर 1 का मतलब है पॉलीएथाइलीन टेरेफ्थलेट या पीईटी। नंबर 2 का मतलब है हाई डेंसिटी पॉलीएथाइलीन, जो मजबूत बोतलों में इस्तेमाल होता है। और नंबर 3 है पीवीसी। ये सभी अपने मूल मोनोमर्स को जोड़कर बनाए गए हैं। आज के इन आधुनिक रिफाइनरियों से थोड़ा पीछे चलते हैं, हमारे तीसरे सेक्शन पर, एक संक्षिप्त इतिहास, यानी आधुनिक तेल उछाल से पहले का जीवन। ये टाइमलाइन दिखाती है कि इंसान हजारों सालों से लचीले और टिकाऊ पदार्थों की तलाश में रहा है। 1500 ईसा पूर्व में मेसो अमेरिकन लोग प्राकृतिक लेटेक्स रबर का उपयोग करते थे। 1860 के दशक में सेल्यूलाइट आया और आखिरकार 1906 में बेकेलाइट का आविष्कार हुआ, जो दुनिया का सबसे पहला पूरी तरह से सिंथेटिक प्लास्टिक था। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। अब जब सीमित तेल रिजर्व्स की मांग लगातार बढ़ रही है, तो इंडस्ट्री वापस प्रकृति की ओर देख रही है। तो आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, बायोप्लास्टिक्स और भविष्य, यानी बिना तेल के मैन्युफैक्चरिंग। तेल की जगह लेने के लिए रिन्यूएबल बायोमास का कितना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ये लिस्ट उसी का सबूत है। लिग्निन, वनस्पति तेल, कार्बोहाइड्रेट और यहाँ तक कि बैक्टीरिया और रिसाइकिल किया गया भोजन का कचरा, बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए पॉलीमर्स इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि प्रकृति खुद एक कारखाने की तरह कैसे काम कर सकती है। और इनोवेशन देखिए कितनी तेजी से हो रहे हैं।
2019 में मरीना टेक्स नाम का एक मटेरियल बनाया गया। ये एक पूरी तरह से पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म है जो मछली की त्वचा के कचरे और शैवाल यानी काई से तैयार की गई है। ये सच में हैरान करने वाला है कि समुद्री कचरे को एक शानदार काम आने वाले संसाधन में बदला जा सकता है। तो अब जब बैक्टीरिया और शैवाल ऐसी चीजें बना सकते हैं जिन्हें हम जमीन के गहरे गड्ढों से निकालते थे, तो आगे का भविष्य कैसा होगा? क्या आने वाले वक्त में हमारा सारा प्लास्टिक कारखानों की बजाय हमारे खेतों या समंदरों से आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आगे की अनंत संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने इस पूरी प्रक्रिया को देखने का एक नया और दिलचस्प नजरिया दिया है।